अध्याय 237, क्या वह मुझे पहचान भी सकती है। ईंट का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेनेट बंधु प्रतीक्षा क्षेत्र में खड़े थे, उनकी निगाहें आगमन क्षेत्र से बाहर निकलने पर टिकी थीं। उसे कितने बजे उतरना है? ह्यूगो ने एटलस पर नजर डालते हुए पूछा, जो उसके विपरीत बेंच पर बैठा था। अभी होना चाहिए, एटलस ने समय काटने के लिए अखबार पढ़ते हुए उत्तर दिया। यह इंतजार हमेशा के लिए जैसा लगता है। सेलिना एक आह के साथ एटलस के पास गिर गया। क्या वह सचमुच आ रही है या उसकी उड़ान में देरी हो गई? चिंता मत करो, जब वे बोर्डिंग कर रहे थे तो अंकल हीन्स ने मुझे एक संदेश भेजा। तो फिर वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? इससे पहले कि सेलिना के दिल में अचानक घबराहट पैदा हो जाए, उसकी भ्रांति और गहरी हो गई। ओह नहीं, मुझे मत बताओ कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब उसके भाइयों ने फुसफुसाहट की और उसे घातक निगाहों से देखा तो सेलिना घबरा गया। क्या? मैं बस चिंतित हूँ। क्या आपने अपना दिमाग सेट पर छोड़ दिया? एटलस ने अपनी जीभ कटकाई। बकवास कहना बंद करो, सेलिना, यह अच्छी धारणा नहीं है। यह हमें केवल अनावश्यक रूप से चिंतित करेगा, ह्यूगो ने कहा, जिससे सेलिना ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया। सेलिना चिल्लाया और आह भरी। ऐसा नहीं था कि वह चाहता था कि पेनी खतरे में हो। वह पूरी तरह से और ईमानदारी से चिंतित था, और उसका इंतजार करना हमेशा के लिए जैसा महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वह चला जाएगा, भले ही उसे पूरे दिन इंतजार करना पड़े, वह वर्षों से उसका इंतजार कर रहा था। जब तीनों अपनी बहन और अंकल हैंस के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे तो सन्नाटा छा गया। क्या आपको लगता है पेनी मुझे पहचान लेगी? सेलिना ने अपने भाइयों से नजरें चुराते हुए अचानक पूछा। मेरा मतलब है, जब मैं बच्चा था तब की तुलना में अब मैं बहुत बेहतर दिखता हूँ। मैं फर्स्ट ब्रदर से भी लंबा हूँ और लगभग आपके जितना लंबा हूँ, सेकंड ब्रदर। मुझे चिंता है कि पेनी मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगी। उनकी चिंता वास्तविक थी, लेकिन उनके बयान में कुछ ऐसा था जिसने एटलस को अखबार पकड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने दूर देखा, एटलस का जबड़ा कड़ा हो गया और उसने अपनी आंखों में आक्रोश छिपा लिया। यह लड़का जब सेलिना 16 वर्ष का हुआ तो वह जादुई रूप से लंबा हो गया। पेनी के घर में आने तक वह सबसे छोटा हुआ करता था, लेकिन अब वह भाई बहनों में लगभग सबसे लंबा था। हालांकि ह्यूगो लंबा था, सेलिना की लंबाई भी लगभग उतनी ही थी। यह अनुचित था, विशेषकर एटलस के लिए। दूसरी ओर ह्यूगो ने सेलिना के चेहरे का अध्ययन किया। सेलिना, तुम केवल लंबे हो गए, लेकिन तुम्हारा चेहरा अब भी वैसा ही है जब तुम 15 साल के थे। असंभव। सेलिना इसे अपना अपमान मानते हुए निराश होकर अपनी सीट से कूद पड़े। दूसरे भाई, आप इतनी आहत करने वाली बात कैसे कह सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कितने क्लिनिक मुझे प्रायोजित करना चाहते हैं और अपने ब्रांड के लिए मुझे अपने समाटाकाटा के रूप में लेना चाहते हैं? लेकिन फिर भी मैंने अपनी त्वचा की देखभाल के लिए सबसे अच्छे क्लिनिक में जाना चुना। ओह, ह्यूगो ने पलकें झपकाईं, जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक है, दूसरा, वह प्रतिक्रिया क्या है? ह्यूगो ने धीरे से अपनी आंखें कोने की ओर साकाईं। मनोरंजन। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब भी वैसा ही दिखता हूँ जैसा 15 साल की उम्र में था? हाँ, एटलस ने सिर हिलाया। किसी को आश्चर्य होगा कि क्या उसका उत्तर केवल क्षुद्र प्रतिशोध था या सच्चाई। पेनी तुम्हें निश्चित रूप से पहचान लेगी। हाँ, सेलिना ने कंधे ऊपकन से पहले अपनी जीभ कट गए। उनके व्यवहार में बदलाव ने उनके भाइयों की रुचि को बढ़ा दिया। मैं और क्या कह सकता हूँ? भले ही वह मुझे नहीं पहचानती, यह ठीक है, इससे यह तथ्य नहीं बदलेगा कि उसका भाई मैं हूँ। दोनों भाइयों ने अपने घमंडी छोटे भाई को घूरते हुए पलकें झपकाईं। इस बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि इस आदमी को और अधिक ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। सेलिना के हार्मोन आज हर जगह दिखाई दे रहे थे। ओह, कोई बाहर आ रहा है, ह्यूगो ने देखा जब उसने आगमन क्षेत्र के दरवाजे खुले देखे। उसके होंठ मुड़ने से पहले उसकी नजरें बाहर आ रहे लोगों पर तेजी से नजर डालने लगीं। वहाँ है वह। एटलस ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बिना कुछ बोले वह अपनी सीट से उठा और अखबार मोड़ लिया। जहां तक सेलिना की बात है, उसने अपनी आंखें तब तक टेढ़ी की जब तक उसकी नज़र प्रवेश द्वार से उभरती एक विशेष आकृति पर नहीं पड़ी। उसका चेहरा तुरंत चमक उठा, उसके होंठ मुस्कुराहट में चौड़े हो गए। पेनी। सेलिना ने खुशी से फोन किया और अपनी प्यारी छोटी बहन के पास पहुंचा। आगमन निकास द्वार पर एक तेजस्वी महिला खड़ी थी, जिसने अपनी जैकेट के नीचे कैजुअल ब्लैक पाइंट टैंक टॉप और काली जीन्स पहनी हुई थी। उसके घुंघराले बाल जोड़े में बंधे हुए थे। हवाई अड्डे पर उनकी साधारण पोशाक के बावजूद यात्रियों के बीच उनकी आभा अलग दिखती थी। पेनी रुक गई जब उसने सुना कि कोई उसका नाम इतने उत्साह से पुकार रहा है।
उसने अपना सिर नीचे किया और अपने धूप के चश्मे पर नजर डाली। जैसे ही उसने एक तेजतर्रार युवक को अपनी दिशा में दौड़ते हुए देखा, उसके लाल होंठ सिकुड़ गए। वह अभी लंबा हो गया है, लेकिन उस बेवकूफ को देखो। वह हंसी और अपने भाइयों की ओर बढ़ी। तीसरा, जब सेलिना उसके पास से भागा तो पेनी का चेहरा और पूरा शरीर अकड़ गया। पेनी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर सेलिना की ओर देखा तो उसका चेहरा घूम गया। तभी उसने देखा कि वह उसके पीछे एक भरी भरी युवा महिला के सामने खड़ा है। क्या बकवास है! पेनी हैरान थी। क्या मेरे भाई ने मुझे नहीं पहचाना? क्या मैं इतना कुपोषित दिखता हूँ? यहाँ तक कि एटलस और ह्यूगो भी रुक गए और अविश्वास से सेलिना को घूरने लगे। कुछ समय पहले सेलिना को आश्चर्य हुआ था कि क्या पेनी उसे पहचान भी पाएगी। यहाँ तक कि उसने अपनी सुंदरता के बारे में भी डींगे हाँकी थी और यह भी बताया था कि वह पिछले कुछ वर्षों में कितना निखरा है। उसे देखो! ह्यूगो ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसका दिमाग खराब हो गया होगा। उसे भूल जाओ। एटलस ने अपने विवेक के लिए सेलिना को नजरअंदाज कर दिया और पेनी की ओर अपने कदम फिर से बढ़ा दिए। पेनी ने अपने अन्य भाइयों की ओर मुड़ने से पहले सेलिना की ओर घूर कर देखा। एटलस से आंखें मिलाते ही वह मुस्कुरा दी। पहले भाई टिल्डा, वह हंसी। क्या तुम्हें वह संदेश पसंद आया जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था? मेरे सहायक को लगा कि मेरा कोई अफेयर है। पेनी हंसी और अपनी बाहें फैला दी। आलिंगन? जी नहीं, धन्यवाद, मैं इसे लूंगा। ह्यूगो ने खुशी से स्वेच्छा से अपनी बहन को जितना हो सके कसकर गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हारी याद आई, पेनी। पेनी ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, आप मुझे कैसे याद कर सकते हैं जबकि हम अभी कुछ समय पहले ही मिले थे? आप मिले? एटलस ने दोनों को घूरते हुए बाउंड चढ़ा ली। मुझे उसे गले लगाने देना चाहिए था। हाँ, ह्यूगो ने धीरे से उसे रिहा कर दिया। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पेनी, अंकल हीन्स कहाँ है? वह बस कुछ करने गया था। ओह, वह वहाँ है। पेनी और अन्य दो उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर मुड़े जो उनके पास आ रहा था। हीन्स बेड के सहारे चल रहा था और थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। अंकल हैंस, एटलस ने सिर हिलाते हुए कहा। ह्यूगो ने मुस्कुराते हुए वैसा ही किया। मैं देख रहा हूँ कि आप इंतजार कर रहे थे। हैंस ने हल्की सी हंसी उड़ाई। आप लोगों को दोबारा देखकर अच्छा लगा। एटलस ने प्रस्ताव रखा। यह एक लंबी यात्रा थी। अगर हम पहले जाएं तो कैसा रहेगा? हम रास्ते में ही रुक सकते हैं। और वे सभी सिर हिलाकर सहमत हो गए। ऐसा कहने के बाद ह्यूगो ने पेनी और हैंस का सामान लेने की पेशकश की। पेनी शरारत से मुस्कुराई और एटलस की तरफ कूद गई और अपना हाथ एटलस के गले में फंसा दिया। पहले भाई, हम कई सालों से नहीं मिले हैं, लेकिन आप अब भी पहले की तरह ठंडे हैं, उसने उससे तिरछी नजर से देखते हुए कहा। और तुम अब भी पहले की तरह शरारती हो। हाँ, यही चीज मुझे आकर्षक बनाती है। उसने आंख मारी। मुझे अनुमान लगाने दो, क्या तुमने मुझ पर मुकदमा करने की कोशिश की? नहीं। एटलस शायद वही सियाहिना भाई रहा होगा, लेकिन उसने उसे जोंक की तरह अपने साथ चिपका रहने दिया। सितारा 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 सितारा। इस बीच पहला भाई, दूसरा भाई। सेलिना ने अपने भाइयों की ओर सिर घुमाया और उन्हें अपने अंकल हीन्स और एटलस से चिपकी हुई महिला के साथ चलते हुए देखा। सेलिना, बेनेट। सेलिना ने धीरे से उस मोटी महिला पर नजर डाली और अंततः उसकी आंखों में चमक देखी। उसका दिल तेजी से घबराहट के साथ धड़कने लगा। मैं एक प्रशंसक रही हूँ लंबे समय से। युवती धीरे धीरे अचंभित होकर मुस्कुराई। आप पेनी नहीं हैं। सेलिना भयभीत होकर आंपा लगा। उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा और फिर अपने भाइयों के पीछे हटती आकृतियों को देखा। फिर आप कौन हैं? अध्याय 238, पारिवारिक पुनर्मिलन। वैन में, मैं आप सभी पर विश्वास नहीं कर सकता। सेलिना अपनी सीट से हड़बड़ा गया। क्या आप सभी ने मुझे पीछे छोड़ने की योजना बनाई थी? आप सभी बहुत क्रूर हैं। आपका क्या मतलब है? हम क्रूर हैं टिसा भाई? क्या आपको लगता है कि केवल आकार में अंतर के कारण किसी और को अपनी बहन समझ लेना क्रूर नहीं है? पेनी ने चिल्लाया और उसकी ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सेलिना ने बाउंड चढ़ा ली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पेनी, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरा यह इरादा नहीं था। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कैसी दिखती हैं जबकि आपने मुझे अपनी कोई तस्वीर भी नहीं भेजी? मुझे नहीं पता था कि पेनी का वजन कुछ कम हो गया है। एटलस ने कंधे ऊपका। लेकिन मैंने किसी और को उसके लिए गलत नहीं समझा। पहले भाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो या क्या? सेलिना आंपा लगा। सबसे बड़े होने के नाते क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं देना चाहिए? मैं तटस्थ हूँ। या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बेहतर भाई हैं? ह्यूगो ने हंसते हुए कहा। केवल उसके भाइयों की ओर से उसे मौत की नजरों से देखा गया।
हाँ हाँ, मैं चुप हो जाऊंगा। उन्हें देखकर हीम्स अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। काफी समय हो गया था जब से उसने इन चारों को एक साथ देखा था, लेकिन वे ज्यादातर वैसे ही थे जैसे जब वे बच्चे थे। वैसे भी पेनी ने खिड़की से बाहर देखा, उसका चेहरा हिल रहा था। तीसरे भाई, हर ब्लॉक पर तुम्हारा चेहरा कैसे है? हाँ, सेलिना गर्व से मुस्कुराया। बताया तो, यह तीसरा भाई इतना प्रसिद्ध है कि मुझे केवल अपना पहला नाम कहना होगा और सभी को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन क्या आप हर जगह अपना चेहरा देखकर थक नहीं गए? पेनी यही पूछना चाहती थी, लेकिन वह बस मुस्कुराई और बिलबोर्ड की ओर देखती रही। वाह, मेरा भाई वास्तव में प्रसिद्ध है। पबया का विज्ञापन, मैं भी प्रसिद्ध हूँ, ह्यूगो ने सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। आधार पर हर कोई मुझे जानता है, मेरा बैज देखे बिना भी। अलामत वावेन वक्फताम 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 अलामत वावेन, सेलिना ने गाया। इतना ही, ह्यूगो ने बाउंड चढ़ा दी। एक गायक होना देश के लिए लड़ने वाले व्यक्ति से बेहतर कैसे है? निश्चित रूप से, ह्यूगो के चुने हुए करियर को सेलिना जैसे कद्घना लोगों ने कमतर आंका। चुप रहो, अंकल हैंस और पेनी एक दिन के लिए विमान में हैं, उन्हें अभी आराम करने दो, एटलस ने पेनी और हैंस पर नजर डालते हुए कहा। अगर वे परेशान हैं, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, एटलस, हैंस ने हंसते हुए कहा। पेनी और मैं इसके आदी हैं। यह सोचकर पेनी का चेहरा खराब हो गया। यह सही है, मैं ईमानदारी से इस तरह की परेशानी को पसंद करता हूँ। वैसे भी, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हीन्स ने पूछा। आपने मुझसे कहा था कि पेनी और मुझे होटल बुक करने या जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। माँ और पिताजी का स्थान हमारे लिए हमेशा खुला है, एटलस सूक्ष्मता से मुस्कुराया। वे हमारे साथ आना चाहते थे, लेकिन बहुत भीड़ होगी, इसलिए वे घर पर हैं, इंतजार कर रहे हैं। हैंस ने सिर हिलाया। यह बुरा नहीं है, मुझे अपना कमरा याद आ गया, पेनी हंसी। और मुझे घर की याद आ गई, हम भी रहेंगे। पेनी ने एटलस की ओर अपनी आंखें उठाईं। क्या? एटलस ने दोहराया। सेलिना, ह्यूगो और मैं भी माँ और पिताजी के घर पर रहेंगे। वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है। पेनी ने पलकें झपकाईं और अपने भाइयों के बीच अपनी आंखें गामें। पिछली बार जब उसने सुना था, उसके भाई ह्यूगो को छोड़कर चले गए थे, जिसके पास अपनी कोई जगह नहीं थी क्योंकि वह आमतौर पर बेस पर रहता था। इसलिए ह्यूगो अक्सर अपने माता पिता के साथ या एटलस के घर पर रहते थे। हैंस हंसे। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरा विचार है। मैं देख रहा हूँ, ऐसा पहले जैसा ही लगता है। हाँ हाँ, क्या यह आपके और आपके तीसरे भाई के लिए परेशानी की बात नहीं है? पेनी अजीब तरह से हंसी, यह महसूस करते हुए कि उसके दिल में एक अशुभ भावना घर कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने माता पिता के घर पर बचपन के सुखद पलों को याद करने या साथ में खोए समय की भरपाई करने के लिए रह रहे थे। उसके एक हिस्से ने उसे बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा नहीं है कि आप मेरे व्यवसाय में अपनी नाक घुसा सकें, वह पूछना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसकी हिम्मत नहीं हुई। एटलस ने बताया, हमारे माता पिता का घर कार्यालय से थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन पिताजी हर दिन गाड़ी चलाकर आते जाते थे। अगर वह ऐसा कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। सेलिना ने कहा, मेरा प्रबंधक या निजी सहायक मुझे मेरी अगली नियुक्ति के लिए चुनता है, तो इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। अब भी वैसा ही हूँ। क्या आपको यकीन है? पेनी के पूछने से पहले ह्यूगो ने पूछा, हालांकि उसका इरादा उसके जैसा नहीं था। हाँ, एटलस और सेलिना ने एक स्वर में उत्तर दिया, यह जानते हुए कि ह्यूगो बस पेनी को अपने पास रखना चाहता था। हैंस हंसे। पेनी निश्चित रूप से आप लड़कों से प्रभावित है। पेनी ने अपना ध्यान वापस अपने भाइयों पर केंद्रित करने से पहले अपने चाचा पर नजर डाली। मैंने आप सभी को बहुत याद किया, उसने धीरे से कहा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं वापस आकर वास्तव में खुश हूँ। उसके भाइयों के होठों पर धीरे धीरे सिर हिलाते हुए संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उनके दिल एक जैसे थे, वे उसे किसी अन्य की तरह याद करते थे। भले ही वे पिछले 12 वर्षों से संपर्क में थे, लेकिन जब वह उनके साथ थी तब भी स्थिति अलग थी। अब वे वैसे ही जीवन जीना जारी रख सकते हैं जैसे उन्हें जीना चाहिए। भले ही वे सभी अब वयस्क हो गए थे, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे 12 साल पहले वापस आ गए थे। पेनी अब उनके जीवन में वापस आ गई है। सितारा 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 सितारा। बैनेट हवेली। माँ। वैन से बाहर निकलते ही पेनी चिल्ला उठी, ओह मेरी पेनी टिल्डा। एलिसन, हमेशा की तरह, अपनी खूबसूरत बेटी को देखकर तुरंत आंसुओं से भर गई। उसने पेनी को गले लगाते हुए, रोते हुए और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया।
मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम केवल आधे साल में इतने लंबे कैसे हो गए? अपनी माँ से अलग होते समय पेनी हंसी, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, आप फिर क्यों रो रही हैं? आप अभी 6 महीने पहले मुझसे मिलने आई थीं। मुझे पता है, लेकिन मैं बस खुश हूँ कि तुम यहाँ वापस आ गए। माँ, पेनी ने अपने होंठ एक साथ दबे और लिसना को फिर से गले लगा लिया। जब उसकी नज़र लिसना के बगल वाले व्यक्ति पर पड़ी, तो पेनी की मुस्कान धीरे धीरे घबराहट में बदल गई। पापा, वो चार्ल्स गुस्से में दिखे। पेनी, मेरी राजकुमारी, तुम। हे भगवान, मेरा रक्तचाप। वह उसे गले लगाना चाहता था और साथ ही डांटना भी चाहता था। उसकी बेटी और चचेरी बहन इतने लंबे समय तक उससे कोई बात कैसे छिपाकर रख सकती थी। हाँ, तुम्हें देखकर भी अच्छा लगा। काल्समाम, देखता हूँ कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप अभी भी वैसे ही रहते हैं, हैंस ने कहा, और चार्ल्स ने उसे घूर कर देखा। हीन्स, चार्ल्स और एलिसन स्पष्ट रूप से पेनी की उम्र से 12 साल पहले की उम्र से अधिक उम्र के लग रहे थे। हालांकि न्यूनतम झुर्रियों और सफ़ेद बालों के अलावा वह बता सकती थी कि वे बढ़िया शराब की तरह पुराने हो गए थे। मुझे पता है कि हम सभी इस पुनर्मिलन को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन पहले अंदर चलें, लिसना ने सुझाव दिया, और सभी ने सिर हिलाया। जैसे ही वे अंदर आए, पेनी का चेहरा चमक उठा। उसने अपनी माँ को जाने दिया और आगे निकल गई। बटलर जेन, मिस पेनी। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बटलर जेन सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक शानदार युवा महिला बन गई हो। पेनी और बटलर जेन की बातचीत पर हर कोई मुस्कुराया, लेकिन तब सेलिना हीन्स की लगाटा और बेद को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं सके। अंकल हीन्स, आपके पैर को क्या हुआ? खराब हड्डी, हैंस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसे संक्षिप्त और सरल रखते हुए। जब आप जवान हो तो अपना ख्याल रखें, ताकि आप जल्दी लंगड़ा कर न चल दें। मैं रात को दूध पीता रहूंगा, एटलस ने टिप्पणी की, जबकि ह्यूगो ने हंसते हुए कहा। दूसरी ओर, पेनी ने अपने चाचा की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। पेनी की तरह चार्ल्स ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वे दोनों जानते थे कि हीन्स के पैर को क्या हुआ था। अध्याय 239, घर में स्वागत है। समय का बेनेट मैंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी वैसा ही लग रहा था जैसा पेनी को याद था। हालांकि घर के कुछ हिस्सों में कुछ सुधार हुए थे, लेकिन उन्होंने घर की भावना को खत्म नहीं किया। परिवार रात के खाने में मशगूल हो गया और वे जो भी बातें कर सकते थे उन पर कहानियों का आदान प्रदान कर रहे थे। लंबे भोजन के बाद भी वे शराब पीते हुए बातें करते रहे, मानो वे आज तक अपनी कहानियां छिपा रहे हों। अपने बच्चों को देखकर लिसना और चार्ल्स रोने से खुद को नहीं रोक सके। अब आप बहुत बड़े हो गए हैं, चार्ल्स ने अपनी आंखें पोंछते हुए नाटकीय ढंग से कहा। यहाँ तक कि मेरी राजकुमारी भी अब एक महारानी की तरह दिखती है। मुझे अपनी मोटी पेनी की याद आती है। हैंस, मेरी बेटी को भूखा मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम उसकी मदद करने के लिए सेवानिवृत्त नहीं हुए? हैंस, जो पूरी रात चार्ल्स के लगातार दोषारोपण का विषय रहा था, ने आह भरी। वह अब भी वही खाती है। असंभव। पिताजी, क्या आपने नहीं देखा कि उसने सब कुछ कैसे खाया? सेलिना ने पेनी को अविश्वास से देखते हुए कहा। पेनी, कैसे? क्या रहस्य है? पेनी ने अपने होंठ बाक और घबराहट से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? चार्ल्स ने आश्वस्त होकर अपनी बेटी की ओर सिर हिलाया। चिंता मत करो, पेनी। पिताजी अब से तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आप सभी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे कि वजन कम करना बुरी बात है? जब पेनी और चार्ल्स ने उसकी ओर देखा तो एटलस ने अपनी बाहों ऊपर उठाते हुए आश्चर्य किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह सिर्फ इतना है कि पेनी अपना वजन कम नहीं करना चाहती थी, हैंस ने हंसते हुए समझाया। हालांकि अपने व्यस्त कार्यक्रम और निरंतर प्रशिक्षण के कारण अंततः उसका वजन कम हो गया, हालांकि उसमें अब भी वही भूख है। अब मुझे ईर्ष्या हो रही है, सेलिना ने यह सोचते हुए कहा कि कैसे कभी कभी उन्हें अपनी छवि बनाए रखने के लिए सख्त आहार से गुजरना पड़ता था। यह अनुचित है। तुम अभी भी स्वस्थ हो, पेनी, ह्यूगो ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हैं या ऐसे हैं। वैसे भी तुम छोटे कद के नहीं हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वस्थ हैं। कुछ भी हो, वह देख सकता था कि पेनी की त्वचा के नीचे प्रशिक्षित मांसपेशियां थीं। वह बहुत पतली नहीं थी, लेकिन उसका शरीर एकदम सुडौल था। मेरे शरीर को देखना बंद करो। जब एटलस और ह्यूगो ने बेशर्मी से उसे ऊपर से नीचे देखा तो पेनी ने अपनी जीभ कट गए। यह सही नहीं लगता। मैं तुम्हारी बहन हूँ, कोई दुर्भावना नहीं। ह्यूगो मुस्कुराया जबकि एटलस ने कंधे ऊंचा
आप दोनों डेटिंग कैसे नहीं कर रहे? वह ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए बुदबुदा लगी। पहले भाई, आप सबसे बड़े हैं, फिर भी आप शादी भी नहीं कर रहे हैं। नीना शायद हम सबको हरा सकती है। जब पेनी ने विवाह शब्द का उल्लेख किया तो सभी ने सहजता से अपनी आंखें उस पर घुमा दीं। वे सभी बड़ों की योजनाओं से अवगत थे और वे पागलों की तरह उनका विरोध कर रहे थे, विशेषकर एटलस। इसीलिए अब तक सगाई नहीं हो पाई थी। ओह, उसके होठों का आकार बन गया। सही है, चलो शादी के बारे में बात नहीं करते। पेनी, इसके बारे में चिंता मत करो, एटलस ने आश्वस्त किया। मैं अब परिवार का मुखिया हूँ और आप शादी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तुम शादी नहीं करोगी, हमेशा के लिए। ह्यूगो की टिप्पणियाँ। सेलिना ने उत्सव का अपना हाथ लहराया। खराब मूड, खराब विषय। आइए इस बारे में बात न करें, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। यह सही है, चार्ल्स ने सिर हिलाया। चिंता मत करो पेनी, कोई भी तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आइए अभी इसके बारे में बात न करें, लिसना ने सभी को मुस्कुराते हुए कहा। आइए इस पुनर्मिलन का आनंद लें और अपनी पारिवारिक दुविधाओं पर ध्यान न दें। यह एक खुशी का अवसर है। मम्मा, पेनी उनकी टिप्पणियों से आश्वस्त महसूस करते हुए मुस्कुराई। हालांकि वह जानती थी कि एटलस इस अरेंज मैरिज बकवास के खिलाफ था जिसके बारे में बुजुर्ग बात कर रहे थे, फिर भी यह उसे परेशान करता था। आखिरकार उसका निकटतम परिवार भी उस पर कुछ भी करने के लिए दबाव नहीं डाल रहा था। लेकिन अफसोस, उनके बुजुर्गों को लगता था कि उनका उस पर नियंत्रण है। और इसी तरह उन्होंने एक साथ रात का आनंद लिया, हंसी मजाक, कहानियां साझा की और प्यार से भरपूर। यह घर था और पेनी अंततः कह सकी कि वह घर पर थी। सितारा 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 सितारा। उत्साह और लगातार बातचीत से भरी एक लंबी रात के बाद पेनी बिस्तर पर चली गई। उड़ान ने उसे थका दिया था और भले ही उसके पास अभी भी अपने परिवार को शामिल करने की ऊर्जा थी, उसकी आंखें जवाब दे रही थीं। इसलिए उसने खुद को आराम करने के लिए माफ कर दिया। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर पेनी रुकी और चारों ओर देखने लगी। ऐसा लगता है जैसे समय यहीं रुक गया है, उसने पाँव सहसत हुए दरवाजे की क्लिक सुनकर उसे अपने पीछे बंद कर लिया। उसकी आंखों ने कमरे पर नजर डाली और वह अभी भी वैसा ही था जैसा उसने उसे छोड़ा था। डिजाइन, किताबें और यहाँ तक कि चादरें भी एक जैसी थीं। ऐसा लग रहा था मानो एलिसन ने इस कमरे को पूरी तरह से संरक्षित कर रखा हो। वापस आकर कितना अच्छा लगा। वह पाँव सहसे और चुपचाप बिस्तर के पास फर्श पर बैठ गई। उसने अपनी बाहें अपने मुड़े हुए घुटनों पर टिका लीं, उसकी पीठ बिस्तर के किनारे पर थी, आंखें कमरे का निरीक्षण कर रही थीं। जब उसकी नज़र कमरे के एक खास हिस्से पर पड़ी तो उसकी मुस्कान थोड़ी बिखर गई। अब मैं थोड़ा उदास हूँ, उसने पाँव सहसत हुए अपनी आंखें नम कर लीं, उन पालतू जानवरों के बारे में सोचते हुए जो बचपन में उसके पास हुआ करती थीं। मुझे उनकी याद आती है। जैसे ही उसने उस क्षेत्र को देखा जिसे वह अपने पालतू जानवरों का क्षेत्र कहती थी, उसके गले में तुरंत एक गांठ बन गई। खट खट, पेनी ने दरवाजे की ओर देखा और उसे खुला देखा। जब उसने बटलर जेन को देखा तो उसके होंठ सिकुड़ गए। मिस पेनी, बटलर जेन ने बिल्ली को जाने देने के लिए झुकने से पहले पुकारा। जब तुम चले गए तो चुनचुन तुम्हारी तलाश कर रहा था। पेनी चुनचुन को देखकर हंसने लगी, जो उसकी गोद में बैठा था। उसके पालतू जानवरों में चुनचुन ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जो बच गया था। टिया ने उसे 5 साल पहले छोड़ दिया था, जबकि माउस उससे कई साल पहले गुजर गया था। क्या आप ठीक हैं, मिस पेनी? उसने उस पर नजर डालते हुए पूछा। हाँ, उसने अपने कमरे के कोने पर नजर डालते हुए कहा। बात बस इतनी है कि यहाँ आकर और अपने कमरे को ऐसे देखकर जैसे कि यह समय के साथ जम गया हो, मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन टिया और माउस को याद कर सकता हूँ। बटलर जेन की आंखें नम हो गईं। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा समय बिताया होगा। हमने किया। पेनी ने फिर उसकी ओर देखा। धन्यवाद, बटलर जेन। कभी भी, मिस पेनी। इतना कहने के बाद बटलर जेन ने घुंडी की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह रुक पाता, उसने रुककर पेनी पर नजर डाली। मिस पेनी। पेनी ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। हाँ, घर में स्वागत है, वह मुस्कुराया। जैसे ही उसने सिर हिलाया, उसके होठों का कोना जुड़ गया। मम्मा, आखिरकार मैं घर आ गया। अध्याय 240। वह केवल 54 वर्ष की है। इस बीच स्काईलाइन प्लाजा में सूट पहने पुरुष कमरे के कोनों में चुपचाप खड़े थे, अपनी सांसें रोक रहे थे और अपनी आंखें नीचे कर रहे थे। हवा में तनाव व्याप्त हो गया और वे केवल अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे। कमरे के बीच में सोफे के एक सेट में कुछ लोग बैठे हुए थे,
जिनमें सोफे पर बैठे व्यक्ति की देखभाल करने वाले चिकित्सा पेशेवर भी शामिल थे। उन्होंने सावधानीपूर्वक उसकी आईवी ड्रिप को समायोजित किया और उसके मंदिर और बाहों पर काउंकोम का इतनी सटीकता और देखभाल से इलाज किया जैसे कि वे एक जटिल प्रत्यारोपण कर रहे हों। उनके प्रयासों के बावजूद उनकी आंखों में घबराहट बनी रही। चचेरा भाई। जैसे ही दरवाजा खुला, शांत हवा अचानक एक तेज आवाज और धमाके से टूट गई। हर कोई सहजता से दरवाजे की ओर मुड़ा, तभी देखा कि एक लंबा आदमी दरवाजा खोल रहा है। हालांकि अंदर के कुछ अंगरक्षक उससे कभी नहीं मिले थे, उन्होंने तुरंत उसके बालों के एक तरफ की प्राकृतिक सफेद लकीर को पहचान लिया। चचेरा भाई। सोफे पर थोड़ा घायल व्यक्ति ने नवागंतुक को अंदर भागते हुए देखा। रे, आवाज कम करो। रे, जो अब 29 वर्ष का है, ने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन फिर भी वह सोफे से चिपक गया जहां उसका चचेरा भाई बैठा था। आईना। जब उसकी रीढ़ में भय की भावना घर कर गई तो उसने अपनी जीभ काट ली। हाँ, वह अजीब तरह से हंसा। मेरा मतलब है, ओ आईना, मेरे सबसे प्यारे चचेरे भाई, क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम मर गए। ओ आईना ने अपने चचेरे भाई से नजरें हटाकर उसकी आईवी पर काम कर रहे डॉक्टरों को देखा। रे, इधर उधर मत घूमो। अगर तुम ऐसा करोगे तो उन्हें इसे दोबारा करना पड़ सकता है। ओ आईना की अगली टिप्पणी सुनने के लिए ओ आईना के आईवी का संचालन करने वाले लोग गश खाकर गिर पड़े। तब दर्द होगा, सही। रे ने अपना गला साफ किया और रुक गया, जिससे सभी को पहले अपना काम पूरा करने दिया गया। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने मेडिकल टीम को राहत की सांस लेते देखा। उसके लिए मुझे माफ करना। उसने अपना सिर हिलाया और तेजी से ओ आईना की तरफ कूद गया। चचेरा भाई, क्या हुआ? आईवीएस एक सामान्य घटना थी और रे के लिए यह एक परिचित दृश्य था, यहाँ तक कि बचपन से ही। हालांकि ओ आईना की कनपटी और बाह पर नई काउंक बहुत नई थीं। यह बुरा लग रहा है, रे ने अब चिंतित होकर बाबाया। तुम्हारे चाचा ने फिर क्या किया? यह वह नहीं है। रे ने अपनी नाक सिकोड़ ली। वह नामा, तुमने उस पर विश्वास किया। उन्होंने यही कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे इस पर विश्वास था। ओ आईना पीछे झुका और उसकी नज़र खंभे से लटके हुए तरल बैग पर पड़ी। बस उन्हें रहने दो, उन्हें रहने दो। आप इसे कैसे कहेंगे? परिवार की पहली शाखा ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया है और अब डीन के वापस आने पर वह और भी अधिक अहंकारी हो रही है। रे ने फुसफुसाया। उसकी टिप्पणियां उसके चचेरे भाई के साथ तनावपूर्ण रिश्ते को दर्शाती हैं, जिससे वह बहुत प्यार करता था। आप उन्हें बंधन से मुक्त करते रहें। चचेरे भाई, मुझे यह मत बताओ कि तुम वास्तव में उन्हें सफल बनाना चाहते हो। नहीं, लेकिन चूंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे, इसलिए गलती मेरी है। रे ने बाउंड चढ़ा दी। यह आपकी गलती कैसे है? इसका मतलब है कि मेरी सुरक्षा ढीली है। ओ आईना ने कमरे के चारों ओर खड़े पुरुषों पर नजर डाली। बाहर निकलो, आप सभी को निकाल दिया गया है। चचेरे भाई, आप उन सभी को नौकरी से नहीं निकाल सकते। रे आम पाह लगा, जिससे अंगरक्षक उसकी ओर आशा से देखने लगे। लेकिन जब उन्होंने रे के अगले शब्द सुने तो उनकी आशा अल्पकालिक थी। उन्हें नौकरी से निकालने से पहले आपको उन्हें बदलना होगा। जब उन्होंने एक बार फिर अपनी नज़रें नीचे की तो उनका दिल बैठ गया। मैं उन्हें इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि मैं गुस्से में हूं, बल्कि इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि इस घटना ने साबित कर दिया है कि वे इस प्रकार के खतरे से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। ओ आईना ने उन पर नजर डाली, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। जाओ, मेरा सहायक तुम्हारे अगले रोजगार के लिए अनुशंसा पत्र लिखेगा। अंगरक्षकों ने धीरे से ओ आईना की ओर देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। वे पियर्सन परिवार के वर्तमान स्वामी द्वारा नियोजित अनगिनत सुरक्षा दल थे। उन्होंने उसके बारे में बहुत सी गंदी बातें सुनी थीं, और दिन रात उसकी रक्षा करने के बावजूद उनके मन में उस आदमी के बारे में केवल एक ही धारणा थी, निर्दयी। ओ आईना उनसे घुलने मिलने या बात करने वालों में से नहीं थे। उनका रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर था, नियोक्ता और कर्मचारी। अब तक उन्होंने जो देखा था, उससे वे कह सकते थे कि ओ आईना बिल्कुल निर्दयी था। आप जा सकते हैं। ओ आईना ने अपना खाली हाथ लहराया और सभी को कमरे से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही कमरा खाली हो गया, केवल ओ आईना और रे अंदर थे। यहाँ तक कि मेडिकल टीम भी दोनों व्यक्तियों को थोड़ी गोपनीयता देने के लिए चली गई। तो अब क्या? रे ने आह भरी। आपकी अपनी टीम कब वापस आ रही है? मैंने उन्हें कहीं तैनात किया है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो तब तक आप नए अंगरक्षकों को नियुक्त करते रहेंगे। TSK, जब आप जानते थे कि परिवार की मुख्य शाखा ही आपको नीचे ले जाना चाहती है, तो आपने उन्हें दूर क्यों भेज दिया? रे ने ओ आईना के मंदिर पर लगी पट्टी को देखते हुए हमा लिया। उसने आह भरी। चचेरे भाई,
मैं आपकी टीम के वापस आने तक आपकी देखभाल के लिए एक विश्वसनीय सुरक्षा फर्म की तलाश करूंगा। कोई जरूरत नहीं। किरण की बाउंड चढ़ गईं। क्यों? क्या आपको पहले से ही कोई एजेंसी मिल गई थी? मुझे सूचना मिली कि प्राइम ग्रुप अपनी शाखाएं खोल रहा है और शहर में एक कार्यालय बनाएगा। ओइना ने उस पर अर्थपूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा। बेंजामिन पहले ही पहुंच चुके हैं और उम्मीद है वे जवाब देंगे। प्राइम ग्रुप? ओह, वह वाला। होह, रे ने अपना चेहरा हिलने से पहले सिर हिलाया। चचेरे भाई, क्या आप वाकई उनकी सेवाएं चाहते हैं? मैं जानता हूं कि बहुत से लोग उन पर भरोसा करते हैं। रे के चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण दिख रहा था। लेकिन चचेरे भाई, उस सुरक्षा फर्म की आवश्यकताएं बहुत अजीब हैं और वे बॉस के मूड के आधार पर अपने ग्राहकों का चयन करते हैं। अपना सुरक्षा के लिए ऐसे चंचल व्यक्ति को क्यों चुने? क्योंकि ओइना ने पलकें झपकाईं। रे की ओर देखा जैसे सोच रहा हो कि क्या उसे जवाब देने की जरूरत भी है। अलामत वावेन वक्फताम वक्फताम वक्फताम। मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है और वे सेवाएं प्रदान करते हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है। चचेरा भाई, मानसिक रूप से रोते समय रे ने अपना मुंह धाम कर लिया। हर कोई आपसे बहुत डरता है, यहाँ तक कि आपका अपना परिवार भी आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन वे नहीं जानते कि आप वास्तव में इतने अनमोल और निर्दोष व्यक्ति हैं। अलामत वावेन वक्फताम 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 अलामत वावेन। रे को विलाप करते देख ओइना ने सपाट भाव बनाए रखा। चले जाओ। चचेरे भाई, तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? मुझे तुम्हें देखकर घृणा हो रही है। रे, जो पहले से ही अपने चचेरे भाई की बातों से स्तब्ध था, ने नाटकीय रूप से अपनी आंखों के कोने को पोंछ लिया। ठीक है, मैं जाऊंगा। लेकिन चचेरा भाई, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या अगर तुम उदास हो तो बस मुझे बुला लेना। नहीं तो मैं आवास में रहूंगा। अगर कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो बस मुझे फोन करें और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। जैसे ही रे ने नाटकीय ढंग से अपना शुद्ध हृदय व्यक्त किया, वह धीरे से अपनी सीट से उठ गया। रुको मत, रे के खड़े होते ही ओइना ने कहा। रे ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। लेकिन जो हुआ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं कल आपके घर जा रहा हूँ। क्यों हो? गुरुवार। रे का मुंह खुल गया और उसके चेहरे पर तुरंत नाराजगी दिखाई दी। चचेरे भाई, क्या मुझे कभी गुरुवार को जीवन मिलेगा? आप हर गुरुवार को वहां क्यों आते रहते हैं जबकि वह दिखाई भी नहीं देती? कितने साल हो गए, शायद अब वह बिस्तर पर पड़ी है। ओइना ने उसे तब तक नजरअंदाज करना चुना जब तक कि रे थक कर चला नहीं गया। जब वह अकेला था तो उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से में ट्यूबों को देखा और आह भरी। वह अपाहिज नहीं है, वह पाउसहस। वह केवल 54 वर्ष की है। उसकी सबसे बुरी समस्या पीठ दर्द और मधुमेह हो सकती है। अध्याय 241, दो पुराने दोस्त। गुरुवार, सुप्रभात। जब ह्यूगो सामने के दरवाजे से अंदर आ रहा था, पेनी ने एटलस को सोफे पर पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। एटलस की आकस्मिक पोशाक को देखते हुए उसके पास दिन के लिए कोई योजना नहीं थी। जहां तक ह्यूगो की बात है, जो पसीने से लथपथ था, वह जानती थी कि उसने अभी अभी अपनी सुबह की ट्रेनिंग पूरी की है। क्या आप जा रहे हैं? एटलस ने अपना पहला प्रश्न पूछा। कोई जेट लैग नहीं। ठीक है। पेनी ने अपना गला साफ किया और उसके पास बैठ गई। मैं नीना से मिल रही हूँ। सिर हिलाते ही एटलस की बाउंड चढ़ गईं। उसे यहाँ क्यों नहीं आमंत्रित किया जाए? नीना एक व्यस्त महिला है, सिर्फ आप ही नहीं, फर्स्ट ब्रदर। उसने अपनी बगल उसके कंधे से टकरा दी। यह जल्दी होगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पेनी सोफे से कूद गई और चली गई। जब वह ह्यूगो के पास से गुजरी तो उसने एक विस्तृत मुस्कान बिखेरी। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, थर्ड ब्रदर से कहो कि मैं अपनी मोटरसाइकिल आने तक उसकी कार उधार ले रहा हूँ। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जाग रहा है। अगर वह कभी नहीं उठता तो आपको डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ सकती है। अपनी बात कहने के बाद पेनी तेजी से पार्किंग क्षेत्र में भागी और स्लीना की कार की तलाश की। वह निश्चित नहीं थी कि यह कौन सा था, इसलिए उसने बटन दबाने पर जो भी प्रकाश होगा उस पर भरोसा किया। जब उसकी नज़र एक भव्य स्पोर्ट्स कार पर पड़ी तो उसका चेहरा घूम गया। मुझे पता होना चाहिए था कि उसे आकर्षक चीजें पसंद हैं। उसके दिल में अफसोस की लहर घर कर गई। उसने सोचा कि उसे एक अलग कार उधार लेनी चाहिए थी। अनावश्यक विचारों को दूर करते हुए पेनी स्पोर्ट्स कार में कूद गई और चली गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, एटलस और ह्यूगो सामने के दरवाजे से बाहर निकल गए। उन्होंने कार को गेट की ओर बढ़ने से पहले उल्टी दिशा में बहते देखा। मुझे उसका यात्री बनने से डर लगता है, एटलस ने धीरे से बुदबुदाया। वह हताशा के कारण उस कार को दुर्घटनाग्रस्त नहीं करेगी, है ना? नहीं,
पहले भाई, आप गलत चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं, ह्यूगो ने कार के पिछले हिस्से पर नजर डालते हुए बुदबुदाया। यह फिर से चॉकलेट जैसा महसूस होता है। समय के साथ सेलिना की रुचियां बदल गई थीं। उस समय वह कभी भी अपनी पसंदीदा चॉकलेट साझा नहीं करते थे, उन्हें विशेष अवसरों के लिए बचाकर रखते थे। अब एक वयस्क के रूप में सेलिना को अपनी कारों से इतना प्यार था कि वह उनमें जरा भी खरोंच नहीं लगने देते थे। यही कारण है कि ह्यूगो ने कभी सेलिना की कारें उधार नहीं लीं। मैंने कुछ नहीं देखा, एटलस ने गहरी सांस ली। ह्यूगो ने सिर हिलाया। देखने के लिए कुछ भी नहीं है, वह उससे निपट लेगी। ठीक है, माँ रसोई में है, मुझे उसकी बेटी को बताना चाहिए कि वह चली गई है। सितारा 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 सितारा। लेस्बे का। वर्षों पहले पेनी अपने लैपटॉप के सामने बैठी, लाइन पर मौजूद अन्य लोगों के उत्तर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों में वह अपने चचेरे भाइयों और चाची से बात करने के लिए एक समय और तारीख निर्धारित करती थी। चूंकि उन सभी का शेड्यूल और समय क्षेत्र अलग अलग था, इसलिए इसे स्थापित करना आवश्यक था। जब लाइन जुड़ी तो उसकी मुस्कान खिंच गई। वीडियो कॉल के दूसरे छोर पर यूरी नहीं, बल्कि नीना थी। नीना थोड़ा इधर उधर देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराई। नीना, ओह पेनी, क्षमा करें, लेकिन यूरी और एगी इंतजार करते करते सो गए। नीना ने कंप्यूटर के सामने बैठते हुए कठोरता से कहा। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वे नृत्य अभ्यास से थोड़ा थक गए थे। ओह, पेनी के होठों का आकार बना। उनके समय केवल 10 बजे थे, इसलिए पेनी ने सोचा कि उसके चचेरे भाई अभी भी जाग रहे होंगे। लेकिन अगर यूरी और एगे बहुत थके हुए थे तो यह ठीक था। पेनी समझ गई। धन्यवाद नीना, उसने व्यक्त किया। आप खुद थके हुए लग रहे हैं। क्या आप अभी कॉल का जवाब देने के लिए उठे हैं? नीना ने थोड़ा आश्चर्य से स्क्रीन की ओर देखते हुए पलकें झपकाईं। पेनी को अपनी रोज़िक्सूटा के लिए देश छोड़े 1 साल हो गया था। हालांकि यह एक आश्चर्य था, नीना ने बेनेट हवेली में लौटने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वह कोएंटा परिवार के साथ अधिक सहज थी। फिर भी तब से पेनी और नीना के बीच कोई संवाद नहीं हुआ, इसलिए पेनी को इतनी सहजता से बात करते हुए सुनकर नीना आश्चर्यचकित रह गई। नीना, अगर तुम अभी भी नींद में हो तो मैं कॉल बंद कर दूंगा। नीना अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आ गई और घबरा गई। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अब नींद नहीं आ रही है, मैं बस थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। क्यों? पेनी ने अपना सिर झुका लिया। कुछ गलत बोला? नहीं, नीना ने अपने होंठ बांक और हल्की हल्की आह भरी। मुझे लगा कि तुम अभी मुझ पर क्रोधित हो, हालांकि आप पहले ही माफी मांग चुके हैं। मुझे पता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें असहज कर दूंगा। हा, पेनी अपना चेहरा सहलाते हुए हंसी। अगर कोई यहाँ असहज दिखता है तो वह आप हैं। नीना मंद मंद हंसी। पेनी, मुझे मत छेड़ो, लेकिन आप बहुत अलग लगते हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ। पेनी शरारत से हंसी। मैंने सुना है कि आपने हमारे भाइयों और माता पिता के साथ सुलह कर ली है। हाँ, नीना ने आह भरी। मैंने माफी मांगी। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप पर गर्व है। स्क्रीन पर पेनी के चेहरे का आकलन करते हुए नीना की बाहों चढ़ गईं। आखिरी बार जब उनकी बातचीत हुई तो उसका अंत खराब नहीं हुआ, लेकिन नीना ने सोचा कि यह उनके रिश्ते का अंत होगा। उसने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि पेनी नीना द्वारा किया गया सब कुछ कभी भूल जाएगी। हालांकि वह गलत नहीं थी। नीना ने जो किया और करने की कोशिश की, पेनी उसे कभी नहीं भूलेगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि नीना जो कुछ भी सुधार करने के लिए कर रही थी, पेनी उस पर आंखें मूंद लेगी। यूरी हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है और उसके पास कहने के लिए केवल अच्छी बातें होती हैं, पेनी ने हंसते हुए उसे बताया कि उसे पता था कि क्या हो रहा था। और मुझे सचमुच खुशी है कि आप अपनी बात रख रहे हैं। नीना की आंखें नम हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो आपका नया स्कूल कैसा है? पेनी ने उत्सुकता से पूछा। मैंने सुना है कि तुम्हें एगी और यूरी के स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह बहुत बेहतर है, नीना ने जोड़ने से पहले साझा किया। मैंने सोचा था कि यह आसान होगा, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना दूसरों ने मुझे बताया। वास्तव में लगभग वैसा ही है जैसा कि हमारे पिछले स्कूल में अपेक्षा की जाती है। नीना जितना अधिक बात करती, वह उतना ही अधिक सहज महसूस करती और वह सब कुछ साझा करने के लिए उतनी ही अधिक उत्सुक होती। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं आया कि कॉल खत्म होने तक वे 2 घंटे से अधिक समय से बात कर रहे थे। नीना के लिए यह एक अजीब अनुभव था, लेकिन तब से पेनी उसके संपर्क में रही। आखिरकार वह मनहूस रात जब नीना ने उसकी कॉल का जवाब दिया तो पेनी के साथ उसकी मजबूत दोस्ती की शुरुआत हुई।
सितारा 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 सितारा। वर्तमान समय। नीना एक कॉफी शॉप के कोने में चुपचाप बैठी थी, समय बिताने के लिए अपने टैबलेट पर कुछ डिजाइन ब्राउज कर रही थी। जब उसने मेज के पास खड़े एक व्यक्ति को देखा तो उसने धीरे से ऊपर देखा और एक आश्चर्यजनक सुंदरी को उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। पेनी। नीना उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। हे भगवान, यह तुम हो? नीना ने लापरवाही से अपनी बाहें फैला दी और उसे गले लगा लिया। इससे पहले कि वे एक दूसरे के सामने बैठे, पेनी ने थोड़ी देर के लिए उसे गले लगाया। एक पल के लिए नीना अभी भी अपने सामने बैठी महिला को देखकर स्तब्ध रह गई। हालांकि आखिरी बार उनकी बात 1 महीने पहले हुई थी, लेकिन वह सिर्फ एक कॉल थी। पेनी अपनी कंपनी के कारण पिछले 5 वर्षों से व्यस्त थी और नीना भी तब से उतनी ही व्यस्त थी जब उसने एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अरे, पेनी ने उसके सामने ताली बजाई। क्या हम इसलिए मिले ताकि तुम मुझे घूर सको? नीना अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आई और बोली, पेनी, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। वे हमारे भाइयों की तरह दिखती हैं। ठीक है, उनकी आंखें सुंदर हैं, खासकर स्लीना की, लेकिन वह उनका ठीक से उपयोग नहीं करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने किसी और को मेरे लिए गलत समझ लिया क्योंकि मैं अब मोटा नहीं हूँ? नीना हंसी। यह उसकी खासियत है, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया। मैंने तुम्हारी आंखें पहचान ली, नीना ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने दिल में वे मदद नहीं कर सके, लेकिन एहसास हुआ कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने जीवन में इस मुकाम पर होंगे। समय सचमुच लोगों के दिलों को बदल देता है। पेनी के पिछले जीवन में उसने नीना से एक कैफे में मिलने की कभी कल्पना भी नहीं की होगी, बिना इस डर के कि नीना क्या योजना बना रही है। लेकिन अब वह एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए नीना से मिल रही थी। कोई नाटक नहीं, कोई योजना नहीं, बस 2 दोस्तों के बीच एक आकस्मिक मुलाकात। एक दोस्ती जो इसलिए शुरू हुई क्योंकि एक आगे बढ़ने को तैयार था और दूसरा अपनी गलतियों को स्वीकार करने को तैयार था। सितारा 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 सितारा। बेनेट हवेली। स्लीना गैराज के सामने खड़ा हो गया और उस खाली जगह को घूरता रहा जहां उसकी कार होनी चाहिए थी। उसके कांपते होंठ खुले और बंद हुए और उसकी आंखें धीरे धीरे अविश्वास से भर गईं। कौन? मेरी कार कौन ले गया? ह्यूगो और एटलस, जो बगीचे में आराम से बैठे थे, स्लीना को जोरदार झटका लगते हुए सुनकर घबरा गए। उन्होंने कुछ पक्षियों को अपने घोंसले से उड़ते हुए भी सुना, फिर भी उन्होंने बहरेपन और अज्ञानता का दिखावा किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि कार कौन ले गया। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।